भारत का संविधान महिलाओं को आर्टिकल 14, 15 के तहत राइट टू इक्वलिटी का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 21 सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से महिलाओं के इन अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 को लागू किया। यह अधिनियम महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होने से रोकता है तथा इससे संबंधित मामलों में उनकी शिकायतों का निवारण करता है। इससे संबंधित आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहा जाएगा, इस अधिनियम के तहत कार्यस्थल का क्या मतलब है तथा पीड़ित महिला किसे माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत बनाई गई कंप्लेंट रेड्रेसल कमेटी क्या है और इससे संबंधित मामलों की शिकायत कैसे कर सकते हैं, तथा इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत एम्प्लॉयर की क्या भूमिका है तथा उसका उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। अब समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट आखिर किसे कहा जाएगा। कार्यस्थल पर किसी महिला को छूना यानी फिजिकल कांटेक्ट करना, उसे सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड करना अथवा रिक्वेस्ट करना या फिर प्रेशर बनाना, सेक्सुअल टिप्पणी करना, अश्लील फोटोग्राफ अथवा वीडियो दिखाना या फिर यौन प्रकृति का कोई भी अन्य शारीरिक, मौखिक तथा गैर मौखिक आचरण करना इस अधिनियम के तहत सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। और अब समझते हैं कि वर्क प्लेस किसे कहेंगे। प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी अथवा प्राइवेट संस्थान इस अधिनियम के तहत वर्क प्लेस की कैटेगरी में आएंगे। यानी आप ये समझिए कि वर्क प्लेस की कैटेगरी में सभी शामिल हैं जहां पर भी महिला किसी भी प्रकार से कार्यरत है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, एनजीओ, कंपनी, सोसाइटी इत्यादि सभी शामिल हैं। यहां तक कि जिन घरों में डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं उसे भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में माना जाएगा। और अब समझते हैं कि पीड़ित महिला यानी एग्रीव्ड वीमन किसे माना जाएगा। इससे पहले जो कार्यस्थल की परिभाषा बताई गई है, उस स्थान पर महिला अगर कोई कार्यरत है, उसके साथ यदि यौन उत्पीड़न होता है तो वह महिला पीड़ित महिला कहलाएगी। इसके अलावा यदि उस कार्यस्थल पर कोई महिला काम न करके वहां पर विजिट करने के लिए आती है, अगर उसके साथ भी यौन उत्पीड़न होता है तो वह महिला भी एग्रीव्ड वीमन की कैटेगरी में मानी जाएगी। साथ ही यदि स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है तो वह भी एग्रीव्ड माने जाएंगे। वह इस अधिनियम के तहत शिकायत कर सकते हैं तथा कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। और अब समझते हैं कि कंप्लेंट रेड्रेसल कमेटी क्या है। कंप्लेंट रेड्रेसल कमेटी को दो भागों में समझा जा सकता है, जिसमें पहला है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। प्रत्येक एम्प्लॉयर को जहां पर 10 या उससे अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हो वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का बनाना अनिवार्य है। वहां पर उस एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह उस स्थान के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित करवाए। तथा दूसरा है लोकल कंप्लेंट कमेटी, जो कि डीएम अथवा डीसी के द्वारा अपने जिले के लिए इस अधिनियम को लागू करवाने के लिए बनाई जाती है। और जहां पर भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, उन सभी स्थानों पर लोकल कंप्लेंट कमेटी अपना कार्यभार संभालती है तथा शिकायतों का निवारण करती है। और अब समझते हैं कि इस कंप्लेंट को कैसे किया जाए। सेक्सुअल हरासमेंट से पीड़ित कोई भी महिला अपनी शिकायत को लिखकर इन कमेटी के माध्यम से कार्रवाई की मांग कर सकती है। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायत का लिखित में होना अनिवार्य है। यदि वह महिला अपनी शिकायत को लिख नहीं सकती तो वह कमेटी अथवा एम्प्लॉयर या फिर किसी अन्य की मदद से वह अपनी शिकायत को लिख सकती है तथा कमेटी को सौंप सकती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी घटना की शिकायत 3 महीने के अंदर करना अनिवार्य है। और यदि ऐसी घटना बार बार हुई है तो अंतिम घटना के दिन से 3 महीने के अंदर शिकायत देना अनिवार्य है। उस शिकायत के प्राप्त होने के बाद कंप्लेंट रेड्रेसल कमेटी उस पर कार्रवाई करती है तथा उस कंप्लेंट कमेटी के पास सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है, जिसके आधार पर वह पार्टियों को समन कर सकता है, उनसे डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है तथा उनका एग्जामिनेशन कर सकता है। और ये सभी कार्रवाई उससे 90 दिन के अंदर पूरी करना आवश्यक है तथा 90 दिनों के अंदर ही वह उस शिकायत का निवारण करता है। और अब बात करते हैं कि इस पूरे अधिनियम में एम्प्लॉयर की क्या भूमिका है। इस पूरे अधिनियम में एम्प्लॉयर की बहुत बड़ी भूमिका है, इसीलिए हमने इस पॉइंट को इस वीडियो के अंत में लिया है। एक एम्प्लॉयर प्रत्यक्ष तौर पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेवार होता है और उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने एम्प्लॉयज के लिए एक सेफ तथा सिक्योर एनवायरनमेंट प्रदान करे ताकि एम्प्लॉयज निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सके। ऐसे एम्प्लॉयर को सेक्सुअल हरासमेंट की जागरूकता लाने के लिए डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह लगाने चाहिए तथा ऐसे किसी भी महिला के साथ घटना हो जाने पर उसे असिस्ट करना चाहिए। एम्प्लॉयर के लिए यह जरूरी है कि वह कंप्लेंट कमेटी को नेसेसरी फैसिलिटीज के साथ फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करे ताकि कंप्लेंट कमेटी निर्धारित समयावधि में उन शिकायतों का निवारण कर सके। एम्प्लॉयर को इससे संबंधित सभी रिकॉर्ड्स को सही तरीके से रखना चाहिए तथा उन्हें जरूरत पड़ने पर प्रेजेंट करना चाहिए। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का यदि एम्प्लॉयर उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कमेटी द्वारा इस अधिनियम की धारा 13, 14 तथा 22 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर एम्प्लॉयर को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा ऐसी ही गलती दोबारा होने पर उसे उस
जुर्माने की दोगुना राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि एम्प्लॉयर द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है तो उसके खिलाफ कानून की अन्य धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले एम्प्लॉयर के लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस विषय में काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। इस विषय से संबंधित यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उनका जवाब दे सकें। साथ ही आप इस जानकारी को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।